हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सक्षम एकेडमी। दिस इज़ श्रेया राय और आज हम लोग जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। पिछले सारे वीडियोस में आप लोगों को इसमें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम लोगों ने पूरे चैप्टर के सारे कंटेंट को पढ़ लिया है। जितने भी टॉपिक चैप्टर में दिए गए हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ भी देख ली है। एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ को एक एक करके हमने सारा एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है। आज की जो वीडियो है उसमें मैं एक क्विक समरी दूंगी आप लोगों को पूरे चैप्टर के लिए, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न कुछ क्रिएट हुई रही होगी प्रीवियस वीडियोस में वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें पिछले वीडियोस में छूट गई थी वो सारी भी इसमें हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्विक समरी देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमारे चैप्टर में हैं। तो इंट्रोडक्शन टू मैटर, मैटर क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन है। फिजिकल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ठीक है, कि मैटर जो है उसका फिजिकल नेचर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रखता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। मैंने 3 स्टेट ऑफ मैटर आप लोगों को बताए थे और बोला था कि 2 बचे हुए हैं जो मैं बाद में बताऊंगी, तो वो आज हम देखेंगे। डिफ्यूजन है, ब्राउनियन मोशन है, उसके बाद इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर है, टेम्परेचर है, और लास्ट पॉइंट इज इवेपोरेशन एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू मैटर, यानी कि मैटर होता क्या है। तो मैटर क्या है, हम लोगों ने पहले भी देख रखा है कि मैटर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है। ये 2 क्राइटेरिया स्पेशली देखते हैं, वो चीज़ें मैटर कहलाती हैं। कौन कौन सी? स्पेस ऑक्युपाई करने वाला, स्पेस रखने वाला और मास रखने वाला। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जिनके भी पास प्रेजेंट हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। तो हमें हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो हमारा पेन हो, चाहे वो हमारी पेंसिल हो, चाहे वो हम खुद हों, टेबल हो, चेयर हो, पानी हो, हवा हो, सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। ठीक, बिकॉज एवरीथिंग हैव स्पेस, कोई ना कोई स्पेस सब ने ऑक्युपाई किया हुआ है और सबके ही पास कुछ ना कुछ मास है। कैसे पता चलता है कि मास है? हम कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाते हैं तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और फोर्स क्यों अप्लाई करना पड़ता है? क्योंकि कुछ मास होगा, वेट कुछ होगा, ठीक है, तभी हमने फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करना बताता है कि हमारा जो मैटर है वो स्पेस रखता है और मास कंटेन करता है। सो हमने ये जान लिया कि मैटर क्या है। इनिशियल स्टेज में जो 5 तत्व हैं उन्हें मैटर बोला जाता था। आज के टाइम पे डेफिनेशन चेंज हो गई है और ये बताया गया कि स्पेस रखने वाला और मास कंटेन करने वाला सब्सटेंस मैटर है। फिजिकल नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर के? सबसे पहला जो नेचर है मैटर का, देखो, अगर हम फिजिकल नेचर की बात करते हैं तो सबसे पहला नेचर है कि दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। दे आर मेड ऑफ पार्टिकल। और इन पार्टिकल्स को किस नाम से जाना जाता है? बताया हुआ है मैंने आप लोगों को, एटम के नाम से जाना जाता है। ये याद रख लीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं। और उन पार्टिकल को किस नाम से जाना जाता है? दैट पार्टिकल आर नोन एज एटम्स। सेकेंड पॉइंट है द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक, अब दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एटम के नाम से जाना जाता है, यानी मैटर पार्टिकल से मिलके बना है। और वो पार्टिकल जो हैं ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इस पॉइंट से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इतने ज़्यादा छोटे कि हम इन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इवन हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप का यूज़ करके भी इन्हें नहीं देख सकते हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे STM के नाम से जानते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। और वो माइक्रोस्कोप भी इनका क्लियर व्यू नहीं दिखाता है, वो भी इनका कुछ ब्लर इमेज दिखाएगा, जो हमें पता चलता है कि वो एटम है। उसे स्फेरिकल शेप में दिखाता है कि हाँ एटम जो है, इससे पता चलता है कि स्फेरिकल शेप का है। तो जैसे बायोलॉजी में हमारा जो बॉडी है वो फंडामेंटल पार्टिकल सेल से मिलके बना है, उसी तरीके से अब हम अगर सराउंडिंग की बात करें, केमिस्ट्री में आ जाए, तो मैटर जो है वो पार्टिकल किससे मिलके बने हैं? एटम से मिलके बने हैं। सो मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? एटम है।
ठीक, अब इसे आप इस तरीके से समझिए कि जैसे अगर हमें अपना घर बनाना है, ठीक है, तो हम इतना बड़ा सा घर बन के तैयार हो जाता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में हम वही नहीं ना करते हैं कि फटाफट ऐसे जादू की छड़ी चलाई और घर बन गया। नहीं, क्या करते हैं, एक एक ईंट लगाते जाते हैं। ठीक, तो घर का फंडामेंटल पार्टिकल क्या हुआ, वो ईंट, क्योंकि हमने एक एक ईंट अरेंज किया, एक पर्टिकुलर शेप में, एक पर्टिकुलर साइज में एक एक ईंट अरेंज किया और ईंट क्या बन गया, घर बना दिया। उसी तरीके से ये एटम्स जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक तरीके से, स्पेसिफिक डिज़ाइन से अरेंज होते हैं और मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इज दैट मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स आर वेरी मच स्मॉल। ठीक है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक वो जो पार्टिकल्स मैटर कंटेन करता है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें कि मैटर के पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे हैव स्पेस। दे हैव व्हाट, स्पेस। इसका बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया हुआ है और अभी भी फिर से बताती हूँ कि जैसे हमने चीनी पानी का एक सॉल्यूशन तैयार किया, तो हम क्या देखते हैं कि हमने एक ग्लास पानी लिया हुआ है अगर, और उसमें हम 4 चम्मच चीनी डाल देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वी विल सी कि चीनी जो है वो पूरे तरीके से पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी, और डिज़ोल्व हो जाने के बाद पानी का लेवल जो होता है वो इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, तो चीनी कहाँ चली गई, पानी के अंदर जो छोटे छोटे स्पेस प्रेजेंट हैं, चीनी उसमें चली गई, इन स्पेसेस में चली गई। ठीक है, जिसकी वजह से लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं करता। सो दिस एक्सपेरिमेंट ये प्रूव्स दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब थोड़ा सा रिवाइंड आ जाओ, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एटम जो है वो जब हम माइक्रोस्कोप पे उसको देखते हैं तो हमें स्फेरिकल शेप में दिखता है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो कोई भी मैटर में एटम कितना भी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो, अगर वो स्फेरिकल शेप का है तो ये कुछ ना कुछ स्पेस अपने अंदर कंटेन करेगा। देखो दिख रहा है। ठीक है, तो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, यानी कोई भी एटम के पार्टिकल चाहे जितने भी पास में हो, चाहे जितने भी दूर में हो, दे कंटेन स्पेस। हाँ, डिपेंड करता है कि वो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है, वो उतना कम या ज़्यादा स्पेस कंटेन करते हैं, जो हम अभी स्टेट्स ऑफ मैटर में देखेंगे, लेकिन स्पेस सबके अंदर होता है। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। दे मूव, चलते रहते हैं इधर से उधर, स्थिर नहीं रहते, स्टेबल नहीं रहते। मैटर के पार्टिकल्स कभी भी स्टेबल नहीं रहते हैं एक जगह पे, वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन करते हैं। साथ ही साथ वो ऐसा भी नहीं होता कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करें या फिर उनका कोई टाइम पीरियड फिक्स हो कि वो इतने टाइम में इतना मोशन करेंगे। नहीं, इनका जो मूवमेंट होता है मैटर के पार्टिकल का, ये जिगजैग मोशन में होता है। ये प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट हैं यहाँ, डिफ्यूज़न और ब्राउनियन मोशन, जो डिटेल में हम जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना जानिए कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन करते रहते हैं, यानी रुकते नहीं हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। चाहे सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें, पार्टिकल्स हमेशा ही मोशन में, कॉन्टिन्यूअस मोशन में पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, they attract each other. Now this is the third characteristic property of matter. प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने एक्टिविटी पढ़ी थी, तो एक एक्टिविटी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें क्या करना था, थोड़ा सा खुराफाती काम करना था कि पानी का टैप ओपन करना था और फिर अपने फिंगर से उसे कट करने का कोशिश करना था। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये उस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है। जब हम पानी का टैप ओपन करते हैं और उसे अपने हाथ से या किसी भी चीज़ से कट करने की कोशिश करते हैं तो वो कट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, जो उन्हें टूटने नहीं दे रहा।
तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, दे अट्रैक्ट ईच अदर, उनके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, ठीक है, कुछ हद तक वो पकड़े रहते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में है। पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से इन्हें तोड़ना, इन्हें एक दूसरे से अलग करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। सो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन सी? दे हैव स्पेस, दे कैन मूव, दे कैन नहीं, वो करते ही हैं, मोशन करते ही रहते हैं, और दे अट्रैक्ट ईच अदर, उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। नाउ कम टू द स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्ड पॉइंट विच इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि इन्वायरमेंट में मैटर कौन कौन से फॉर्म में, कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे कि मैटर कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो आप यही बोलोगे, सॉलिड में करता है, लिक्विड में करता है और गैस में करता है, ठीक है, क्योंकि यही नॉर्मली बताया जाता है कि ये 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं और यही हमको चारों तरफ दिखाई भी देते हैं। हवा है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, पानी है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, मार्कर है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये मेन बेसिक स्टेट ऑफ मैटर हैं जो सिलेबस में भी है और साथ ही साथ जो नॉर्मली जिनके बारे में बात भी किया जाता है। लेकिन इसके अलावा 2 और स्टेट ऑफ मैटर हैं जो कि है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा और BEC स्टेट ऑफ मैटर, ये 2 स्टेट ऑफ मैटर हैं जिनके बारे में जनरली सिलेबस में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जिनके बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है कि ये क्या है, कैसे हैं। अगर बात किया जाए, सबसे पहले हम इन दोनों को हटा के सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वही पुराना वाला फिगर मैं फिर से बता के आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे होते हैं। ठीक है, तो फिगर से आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये क्या है? गैस है, ठीक है। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इनके जो पार्टिकल्स हैं आप देखोगे कि बहुत पास में दिखाई देते हैं। पास में दिखाई देना यानी कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जिस भी स्टेट ऑफ मैटर के पास जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस उतना ही कम होता है। देखो ये इतना ज़्यादा टाइटली बाउंड है एक दूसरे के इतना नज़दीक हैं कि स्पेस जो है वो बहुत कम है। यहाँ हम ये नहीं बोल सकते हैं कि स्पेस नहीं है क्योंकि स्पेस है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, स्पेस रहता है। डिपेंड करता है कि उनके बीच में अट्रैक्शन कितना है। तो सॉलिड दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम स्पेस। लिक्विड की बात करें तो सॉलिड के कंपैरिजन में, ये फिगर समझ लो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सॉलिड के कंपैरिजन में अगर लिक्विड की बात किया जाए तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या है, लूज है, ठीक है। दे हैव सम अमाउंट ऑफ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहीं अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे स्पेस की बात की जाए तो सॉलिड के कंपैरिजन में इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, ज़्यादा है। देखो मेरे समझाए बिना भी आप लोग समझ सकते हो फिगर देख के, ठीक। वहीं अगर गैसेस पार्टिकल्स की बात किया जाए तो इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेजिबल अमाउंट में होता है, यानी कि एकदम बहुत नाम मात्र फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो स्पेस क्या होगा, ज़्यादा ही होगा ना। ये इस तरीके से समझिए कि फॉर एग्जांपल हमने कोई पेट अपने घर में रखा हुआ है, ठीक। अब उसको हमने क्या किया, एक सीकड़ से बांध के रख दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने 3 पेट बांधे हैं और एक जो है उसको एकदम दीवार से एकदम सटा के और बहुत छोटी सी सीकड़ लेके उसको बांधा है। दूसरा जो है उसकी सीकड़ थोड़ी लंबी है और तीसरा जो है वो सीकड़ में है ही नहीं, ठीक।
तो भागेगा कौन ज़्यादा? जिस सीकड़ में नहीं है वही ना। क्यों? क्योंकि फोर्स, वो दीवार से उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। वहीं जो फर्स्ट वाला पेग था जिसको हमने दीवार से एकदम टाइट अटैच किया था सीकड़ से, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, ज़्यादा मोशन नहीं कर पाएगा, वो एक ही जगह पे इधर उधर क्या करेगा? घूमता रहेगा। समझ में आया? सो सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट लेस स्पेस। लिक्विड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है लेकिन स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। वहीं गैस जो है दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम। अब इसी के बेसिस पे हम बात कर लें इनके शेप और साइज़ की। सॉलिड जो होते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जैसा मैंने अभी पेट का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा है मूवमेंट उतना कम। तो अगर मूवमेंट कम है तो ये अपने शेप और साइज़ को चेंज नहीं कर सकते ना। देखो ये वाला जो एटम है, ये वाला जो पार्टिकल है, ये बेचारा कितना भी इधर उधर घूमना चाहे, कितना भी इधर उधर आना जाना चाहे, क्या जा सकता है? बताओ, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जाने के लिए जगह होना चाहिए भाई। एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है जिसकी कैपेसिटी है 50 लोगों की, ठीक, और उसमें 60-70 लोगों को डाल दिया गया, ठीक। अब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या आसानी से जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। क्यों? क्योंकि स्पेस चाहिए। और एक कमरा है जिसमें सिर्फ एक इंसान है, तो वो कहीं पे भी मोशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्पेस प्रेजेंट है। तो बात किसकी है? सारी स्पेस की। यहाँ ये जो पार्टिकल है एटम का, ये एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकता। क्यों नहीं हिल सकता? क्योंकि इसके पास स्पेस ही नहीं है। थोड़ा सा ही आगे पे क्या है, मतलब सटे में ही क्या है, दूसरा वाला पार्टिकल है, तो ये अपने शेप को चाह के भी चेंज नहीं कर सकता। तो सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं दे हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों क्या होता है? फिक्स होता है। वहीं अगर लिक्विड की बात किया जाए तो लिक्विड जो होते हैं ये चाहे तो थोड़ा सा यहाँ मोशन कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ मोशन कर सकते हैं, थोड़ा, लेकिन एक लिमिटेड एरिया में, ठीक है। तो लिक्विड जो है ये मोशन थोड़ा सा कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, इस वजह से ये अपने शेप को और अपने साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एक्टिविटी देखा था कि 3 अलग अलग तरीके का हम लोगों ने कंटेनर लिया था और लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डाल रहे थे वो उसका शेप ले रहा था। सो लिक्विड जो होते हैं दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, वो अलग अलग शेप और साइज अपने, मतलब इनका फिक्स शेप साइज नहीं होता, अपने कंटेनर का शेप साइज ले सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इनका फिक्स होता है। वहीं अगर गैस की बात करें, सो गैस डज नॉट हैव फिक्स शेप, फिक्स साइज एंड फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। इनका शेप भी फिक्स नहीं होता, साइज भी फिक्स नहीं होता और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। ये एक जगह से दूसरी जगह आराम से मोशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि कंप्रेस करना, दबाव, कितना हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं कौन से स्टेट ऑफ मैटर पे। तो यहाँ पे भी बात आ जाती है मूवमेंट की। अब अगर हम बहुत बड़े पिस्टन फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया हुआ और इस सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये एक जगह से दूसरी जगह हिल पाएगा? कंप्रेस करना मतलब पार्टिकल्स को और क्लोज लेके आना, और क्लोज तभी जाएगा ना जब स्पेस होगा। तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं है तो जाएगा कहाँ? कहीं नहीं, उसी जगह पे रहेगा या तो टूट जाएगा, ठीक है। सो दे आर नॉन कंप्रेसिबल, इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड की अगर बात किया जाए तो ये बहुत स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब हम इन्हें कंप्रेस कर तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कम ये कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि अगर हमने एक बॉटल लिया हुआ है और वो बॉटल आधा पानी से भरा है, ठीक है, तो हम उसको कंप्रेस कर लेंगे क्योंकि आधा हवा है, तो हम हवा को कंप्रेस कर रहे हैं, पानी को नहीं। वहीं अगर हम उस बॉटल में पूरा का पूरा पानी भर देते हैं तो और फिर उसे कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि अब उसके अंदर हवा नहीं है। तो जितना स्पेस है उसमें ही जो हवा है वही कंप्रेस हो सकता है। तो यानी हम एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, लिक्विड को नहीं।
गैसेस की अगर बात करें तो दे आर हाईली कंप्रेसिबल, इन्हें हम पूरे तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर कोई खाली डब्बा है और उस खाली डब्बे को कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, बिकॉज एयर इनके पास बहुत स्पेस प्रेजेंट है, सो दे कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। इनका इजिली हम शेप साइज चेंज कर सकते हैं, इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। समझ में आया? सो सॉलिड। अब अगर बात करें डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन यानी कि मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ पे भी बात आ गई आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की और स्पेस की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि मूवमेंट करना अलाउ नहीं करना, जिस भी चीज़ के पास जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मूवमेंट को उतना रोकता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मूवमेंट की। अब सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि मूवमेंट कम, मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा यानी कि डिफ्यूजन नहीं होगा। सो गैसेस पार्टिकल जो होते हैं वो इजीली डिफ्यूजन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो इजीली जा सकते हैं। लिक्विड थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन दे कैन डिफ्यूज, और सॉलिड जो होते हैं दे आर नॉन डिफ्यूजिबल, या हम बोल लें तो बहुत स्लाइडली डिफ्यूजिबल होते हैं, बहुत ही कम, अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक इन्हें रख दिया जाए अनडिस्टर्बली तो हम इन्हें डिफ्यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉन डिफ्यूजिबल। तो ये तीन स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बात करते हैं प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर की और बीईसी स्टेट ऑफ मैटर की। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बीकर में पानी लिए हैं, ठीक है, और उस बीकर में जो पानी हमने लिया हुआ है उसको हम हीट कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा वाटर का तो हीट किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, वेपर स्टेट ऑफ मैटर आ जाएगा, ठीक है, यानी वेपोराइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। लेकिन तब क्या होगा जब हम कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करते रहें, तब क्या होगा जब वेपर बनने के बाद भी हम हीट प्रोवाइड करते रहें, तब वेपर के बाद की जो स्टेट आती है सुपर हॉट स्टेट में जो मैटर आ जाता है वो आ जाता है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये जो होते हैं जैसे आपके यहाँ जो स्टार्स वगैरह, ये एक यूनिवर्सल स्टेट ऑफ मैटर है, ये सुपर हॉट स्टेज में आता है जब हम कांस्टेंट हीट अप्लाई करते रहते हैं हमारे पार्टिकल्स पे और वो वेपर के भी एक स्टेज ऊपर चला जाता है, तब वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर बनता है, ठीक। और अगर हम बात करें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर की, यानी बीईसी स्टेट ऑफ मैटर की, तो इट इज़ जस्ट वाइस वर्सा ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा जितना सुपर हॉट कंडीशन में बनता है, बीईसी स्टेट ऑफ मैटर उतना ही सुपर कूल स्टेट ऑफ मैटर में बनता है। अब यहाँ पे ये पॉइंट देखो, कंडेंसेट यानी कंडेंसेशन से समझिए। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। कब? जब हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, व्हेन टेम्परेचर गोज डाउन, सो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन है। अब अगर उस लिक्विड को हम और भी ज़्यादा सुपर कूल कर दें, मतलब टेम्परेचर को हम बहुत ही ज़्यादा कम कर दें, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अगर हम उसको कर दें, तो वो जो स्टेट ऑफ मैटर होगा वो होगा बीईसी स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। सो बीईसी स्टेट ऑफ मैटर इज सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर, और प्लाज्मा जो है वो सुपर हॉट टेम्परेचर में जो स्टेट ऑफ मैटर बनता है ये प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होता है, ठीक है। तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर, बीईसी, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन की। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट मोशन करते हैं। कांस्टेंट मोशन करते हैं यानी कि वो स्टेबल नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मोशन करते रहते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये बताया कि इनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि इनको इतने देर में इतना दूर चलना है, नहीं, ये जिग-जैग रैंडम मोशन करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउनियन मोशन को देखते हैं। ब्राउनियन मोशन, रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया और पॉलन ग्रेन्स को लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था।
इन्होंने क्या किया कि एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और ग्लास ऑफ वाटर के अंदर इन्होंने कुछ पॉलन ग्रेन्स डाल दिए। ठीक, पॉलन ग्रेन्स जब इन्होंने डाला तो ये देखा कि वो नीचे नहीं बैठ रहे हैं, स्टेबल नहीं हो रहे हैं एक जगह, वो रैंडम कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन किए जा रहे हैं। ये ग्लास ऑफ वाटर था और इन्होंने इसमें प्लाज्मा डाला, तो ये देखा कि ये प्लाज्मा जो थे इधर उधर वॉल ऑफ कंटेनर पे टकराते हुए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह कॉन्टिन्यू मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिग जैग मोशन कर रहे हैं। तो इस मोशन को इन्होंने क्या नाम दिया? ब्राउनियन मोशन नाम दिया। जैसे कभी कभी आप एक कोई बंद कमरे में हो, ठीक है, और कहीं से हल्का सा रोशनी आ रहा हो, तो आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन कर रहे होते हैं, इधर उधर मोशन कर रहे होते हैं। वो हर जगह हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते हैं। बस वहीं हम अगर किसी डार्क कमरे में हैं और थोड़ा सा रोशनी आ रहा है तो हमें वो दिखाई दे जा रहा है, ठीक है। तो उस मोशन को क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मोशन का नाम दिया जाता है। सो ब्राउनियन मोशन इज द जिग जैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। समझ में आया? डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन भी मोशन है, ठीक है, मैटर का एक जगह से दूसरी जगह जाना। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मैटर का जाना डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, बेसिकली हम बोल रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज डिफ्यूजन। अब जैसे किचन में खाना बन रहा है और उस खाने की खुशबू हमें दूसरे कमरे तक आती है, ठीक है, तो किचन में खाना बन रहा है तो किचन का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा ना, किचन हैव हायर कंसंट्रेशन। और जिस कमरे में हम बैठे हैं उस कमरे में किचन के कंपैरिजन में कंसंट्रेशन कम होगा। सो वहाँ से गैसियस पार्टिकल का डिफ्यूज़ करके हवा के साथ मिक्स होके मोशन करके हमारी नाक में आना और हमें पता चलना कि हाँ किचन में ये चीज़ बन रहा है, यही डिफ्यूज़न है। हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, सॉलिड पढ़ा, लिक्विड पढ़ा और गैस पढ़ा, और ये देखा तीनों में कि सॉलिड जो है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लिक्विड में थोड़ा कम है और गैसेस में बहुत ज़्यादा कम है। अभी मैंने आप लोगों को वो पेट का एग्जाम्पल दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम, मूवमेंट उतना ज़्यादा अलाउ, ठीक है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम रहेगा, जैसे तीसरा वाला जो पेट था उसमें हमने सिकड़ नहीं बांधी तो वो कहीं भी आ जा सकता है। उसी तरीके से होता है यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैस के साथ। गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से मोशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक्टिविटी में देखा कि एक रूम के कॉर्नर में अगर हमने इंसेंस स्टिक लिट की है, ठीक है, तो वो हमको दूसरे रूम के कॉर्नर में हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने कुछ जलाया है, क्योंकि गैसेस जो है वो तुरंत डिफ्यूज़न कर रहे हैं, एयर के साथ मिक्स हो जा रहे हैं और हमारे मोशन करके हमारे नाक में आ रहे हैं। सॉलिड जो है वो मोशन नहीं करता क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, इस वजह से इनमें मोशन बहुत कम होता है। वहीं अगर लिक्विड की बात किया जाए तो लिक्विड मोशन करते हैं या फिर लिक्विड डिफ्यूज़न दिखाते हैं, लेकिन कुछ टाइम चाहिए इन्हें, मतलब गैस की तरह बहुत फ्लुएंटली मोशन नहीं करते हैं, बहुत फ्लुएंटली डिफ्यूज़न नहीं करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम दे डिफ्यूज़। जैसे हम लोगों ने देखा था, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्लास पानी लेते हैं और उसमें इंक डाल देते हैं तो हम देखेंगे कि थोड़े 5-6 सेकेंड के बाद हम देखेंगे कि जब हम उसको स्टिर कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स हैं इंक के वो पूरी तरीके से क्या हुए, पानी में मिक्स हो गए और पानी को पूरा क्या कर दिया, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया। सो सॉलिड जो है ये बहुत ही कम डिफ्यूज़न दिखाते हैं, एकदम निग्लेजिबल अमाउंट में, यानी कि नाम मात्र। लिक्विड जो है ये डिफ्यूज़न दिखाते तो हैं लेकिन कुछ टाइम लगता है, और गैसियस पार्टिकल्स जो हैं दे शो अ लॉट ऑफ डिफ्यूज़न, बहुत ज़्यादा हद तक डिफ्यूज़न दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से विग्रस डिफ्यूज़न ये शो करते हैं, ठीक है। सो डिफ्यूज़न एंड ब्राउनियन मोशन इज़ बेसिकली द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स किस तरीके से मोशन कर रहा है, किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। अब नाउ द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड ऐसा पॉइंट जो बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन किया हुआ है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर।
इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि जो हमने 3 मेन स्टेट ऑफ मैटर पढ़े, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं आप लोगों को बीईसी और प्लाज्मा के बारे में नहीं बता रही, यहाँ मैं आप लोगों को 3 मेन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बता रही, जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस का आपस में इंटर कन्वर्ट होना इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। यहाँ हम ये देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं, क्या तरीका है इन्हें इंटर कन्वर्ट करने का। तो फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रिज में से बर्फ निकाला, ठीक है, फ्रिज में से बर्फ निकाला और थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि बर्फ गायब, कहाँ गई, पानी बन गई, पूरा गीला गीला हो गया। तो क्या हुआ, बर्फ तो सॉलिड थी ना, कन्वर्ट किस में हुई, लिक्विड में। अब सोचो कि जब तक हमने उस बर्फ को फ्रिज में रखा था तब तक वो सॉलिड थी, बाहर निकालते ही ऐसा क्या हो गया कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। क्या फर्क आया, कुछ नहीं आया। किसका फर्क आया, इसका टेम्परेचर का फर्क आया। फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर कम था, फ्रिज ठंडी थी, हमारा जो रूम है वो फ्रिज के कंपैरिजन में गर्म है, हमारे रूम का टेम्परेचर फ्रिज के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना देखो, टेम्परेचर ज़्यादा यानी कि हीट प्रोवाइड करना, हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। समझना, जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स में मोशन हो रहा है। मोशन होना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, देखो समझो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सब्सटेंस है, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, यानी कि सॉलिड स्टेट में पैक्ड है, इतने में समझो। हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया, तो जैसे जैसे हम हीट इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, मैंने भी बताया काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। काइनेटिक एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये वाला पार्टिकल यहाँ चला गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ चला गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ चला गया। अब पार्टिकल जैसे जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्पेस निकल रहा है, स्पेस ज़्यादा, ये इधर जाया इधर गया, ये स्पेस आया ना, इतना स्पेस आया कि नहीं आया, आया। तो स्पेस ज़्यादा होना यानी कि सॉलिड का कन्वर्जन किस में, लिक्विड में ना, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है पीछे कि सॉलिड हैव लेस स्पेस एंड लिक्विड हैव मोर स्पेस, समझे। सो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कब हो रहा है, व्हेन टेम्परेचर गोज अप, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आता जाएगा। सो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है मेल्टिंग। क्या कहलाता है, हम बोलते हैं ना आइस मेल्ट कर गई, तो क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है, या फिर हम इसे फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन, समझे। अब वही चीज अगर हम गैस के साथ करें, लिक्विड का गैस के साथ करें, तो गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं इनमें लिक्विड के कंपैरिजन में और ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें यही करना है कि टेम्परेचर बढ़ाना है। हाँ, फॉर एग्जांपल हमने एक भगोने में पानी, अच्छा मान लो छोड़ो भगोने का पानी हटाओ, हमने एक प्लेट लिया है, या हम रोटी बनाते हैं तो तवे पे पानी रहता है, और हम जैसे ही हीट प्रोवाइड करते हैं थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि पानी गायब। पानी कहाँ गया, पानी वेपोराइज हो गया, भाप बन के उड़ गया वेपर के फॉर्म में। कब हुआ ऐसा, जब हमने हीट प्रोवाइड किया, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, process of conversion of liquid into gas is known as vaporization. So vaporization is what? It is the process of conversion of liquid into gas. कब? When temperature goes up. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो पार्टिकल्स के बीच में और स्पेस आ रहा है,
और स्पेस आ रहा है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से और ज़्यादा दूर जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो वो लिक्विड से किस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, वापस से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। अब अगर हम वाइस वर्सा देखते हैं कि अभी तो सॉलिड मेल्टिंग से लिक्विड में चला गया, लिक्विड वेपोराइजेशन से गैस में चला गया, वापस आने का देखो, गैस जो है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। हमने एक बड़ा सा भगोना लिया है और उसको गैस पे चढ़ा दिया, ठीक। अब उसके ऊपर से एक प्लेट रख दो और गैस थोड़ा देर चल रही है, फिर उसको बंद कर दो। तो उसके बाद जब आप प्लेट हटाओगे तो आप देखोगे क्या कि प्लेट के ऊपर छोटे 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 ड्रॉपलेट्स आए गए रहते हैं। या इसको भी उठाओ, एक और कॉमन एग्जांपल देखो, हमने फ्रिज में से बॉटल निकाला, ठीक है। फ्रिज में से बॉटल निकालने के बाद क्या होता है कि बॉटल के ऊपर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि बॉटल के ऊपर छोटे 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 ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं पानी के। ऐसा क्या हुआ, बॉटल लीक कर रहा है? नहीं ना, बॉटल लीक नहीं करता है। चलो ग्लास बना देती हूँ, बॉटल बनाना थोड़ा टफ है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ग्लास ही निकाला है, इसमें भी आते हैं तो क्या होगा, हमने ये ठंडा पानी निकाला है ग्लास का फ्रिज में से, और हम ये देखते हैं कि इनके ऊपर छोटे 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 क्या आ जाते हैं, इनके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ये चीज़ सबने देखी होगी, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने ये नहीं देखी होगी, सबने देखा होगा। बहुत कॉमन एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ऐसा क्या हुआ, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कमरा है, ठीक है। कमरा है, कमरे में वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और कमरे का मतलब गैस के फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। कमरे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। जब हम ये ग्लास फ्रिज में से निकाल रहे हैं तो हमने इस ग्लास को कहाँ से निकाला है, फ्रिज में से, यानी कि ग्लास का जो टेम्परेचर है, ग्लास में अंदर जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो किससे ज़्यादा है, हमारे रूम के टेम्परेचर से क्या है, कम है, ज़्यादा नहीं कम है। यानी ये ठंडा है और ये रूम जो है वो कंपैरेटिवली मैं बात कर रही हूँ गर्म है। तो इस ग्लास के कांटेक्ट में आए हुए जितने वाटर के जो पार्टिकल्स हैं जो वेपर के फॉर्म में थे वो क्या हो जाते हैं, कंडेंसेट हो जाते हैं। किस फॉर्म में कंडेंसेट हो जाते हैं, लिक्विड में कंडेंसेट हो जाते हैं। समझ में आया क्यों कंडेंसेट हो गए, क्योंकि जो ग्लास था उसका टेम्परेचर जो था वो रूम के टेम्परेचर से कम था। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन when temperature goes down, जब हम टेम्परेचर कम करते हैं। नाउ कम टू लिक्विड इनटू सॉलिड, ठीक है। एक क्या किया, एक बर्तन लिया, ठीक है। अब गर्मी का समय है, देखो बर्तन लिया, बर्तन में दूध डाला, थोड़ा उसको अच्छे से पका के दूध डाला, उसमें चीनी डाला, थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाले और उसके बाद उसको फ्रीज़र में डाल दिया। अगली सुबह हम ओवरनाइट उसको रख के जब अगली सुबह हम देखेंगे तो क्या बना रहेगा, आइसक्रीम। कैसे बन गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया ना। लिक्विड में हमने तो दूध डाला था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर हम उस दूध को रूम में ही रखे रहे होते ये सब डाल के, तो फिर वो आइसक्रीम बनता, नहीं बनता। अंतर क्या है, फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो रूम के टेम्परेचर से कम है। हमने कम टेम्परेचर प्रोवाइड किया यानी कि एनर्जी लूज हुई, पार्टिकल्स ने एनर्जी लूज किया। पार्टिकल्स ने एनर्जी लूज किया यानी कि उन्होंने अपना काइनेटिक एनर्जी भी लूज किया। और जब काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहे हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। और याद रखना, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं उतना ज़्यादा वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी पढ़ा है सॉलिड स्टेट के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। सो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना जब टेम्परेचर कम किया जाता है तो दिस इज नोन एज फ्रीजिंग, या फिर हम इसे सॉलिडिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन नहीं। देखो यहाँ अलग से लिखी हुई इवेपोरेशन, वो अलग से पढ़ाऊंगी, वो दूसरी चीज़ है। सो इवेपोरेशन नहीं, वेपोराइजेशन। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन, और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन, ठीक है।
अब बात करते हैं, वेट, अब लिक्विड को बीच में से हटाओ और बात करते हैं सिर्फ सॉलिड और गैस की। सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड को हटा के, यानी सॉलिड कौन से प्रोसेस से सॉलिड गैस में कन्वर्ट होती है? डायरेक्टली, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो सब्लिमेशन की प्रोसेस कैरी करते हैं। सब्लिमेशन की प्रोसेस कैरी करना यानी कि जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो सीधे सीधे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, या फिर नेफ्थलीन बॉल्स हो गए, या कैम्फर हो गया जो कपूर हम अपने घर में जलाते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐसे सॉलिड सब्सटेंस हैं जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड वेट, वाइस वर्सा भी काम करते हैं ये। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो यही गैसियस सब्सटेंस डिपोजिशन के प्रोसेस से करके वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किए सब्लिमेशन से, और टेम्परेचर कम करके हम वापस से गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन नाम से जाना जाता है, या फिर इसे डिपोजिशन नाम से भी हम जानते हैं। ये पूरा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, गैस लिक्विड में, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड में, और फिर सॉलिड गैस में, ऐसे ऐसे कन्वर्ट हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इस पॉइंट में, जो कि है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को अपना स्टेट चेंज करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी स्टेट ऑफ मैटर टू चेंज इट्स स्टेट, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए जितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी वही टेम्परेचर क्या कहलाता है? लेटेंट हीट कहलाता है, ठीक है। अब लेटेंट हीट में ये जो वर्ड है लेटेंट, इसका मतलब होता है हिडन। इसका मतलब क्या होता है? हिडन होता है। हिडन यानी कि छुपा हुआ। अब हम इसको हिडन क्यों कहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ और पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। देखो, दो तरीके के लेटेंट हीट होते हैं। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी हमने पढ़ा क्या? फ्यूजन मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा, और वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। तो यहाँ आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। वहीं फ्यूजन की बात करें, सो द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी फ्यूजन की प्रोसेस करने के लिए जितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इन्हें लेटेंट हीट क्यों बोला जाता है। एक एक्सपेरिमेंट देखो, ये ग्राफ है जिसके बेसिस पे मैं आप लोगों को शो करूंगी कि लेटेंट हीट क्या है। हमने यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ आइस लिया हुआ है, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ आइस लिया हुआ है जिस समय उसका टेम्परेचर जो है वो फॉर एग्जांपल -3 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हमने आइस लिया है, फिर धीरे धीरे हम यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक। धीरे धीरे ये टेम्परेचर जो है 0 पे जाएगा, फिर धीरे धीरे जाते जाते 100 पे जाएगा। 0 और 100 मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज point the temperature which is at which the solid starts melting। सॉलिड जिस टेम्परेचर पे मेल्ट करना स्टार्ट करता है, जो मैंने वर्ड बोला स्टार्ट मेल्टिंग, यानी शुरू करता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट करना शुरू करता है वो टेम्परेचर क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है, यहाँ पे भी लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, या सीधे सीधे बोले तो लिक्विड स्टार्ट वेपोराइजिंग इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है। देखो, हम कांस्टेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आइस को। 0 डिग्री सेल्सियस में आइस सॉलिड के फॉर्म में है,
हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वाटर नहीं। तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, आइस क्या करना शुरू करेगा, मेल्ट करना शुरू करेगा, बिकॉज इट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट जब तक हमने जितना आइस लिया हुआ है वो जब यहाँ से मेल्टिंग करना स्टार्ट करेगा और जब तक मेल्ट करेगा तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं लगातार, हमने हीट नहीं रोका, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। उस टाइम पे जो हीट प्रोवाइड किया जा रहा है और जो टेम्परेचर आ रहा है वो थर्मामीटर में इसलिए नहीं शो करता है क्योंकि उस टाइम पे आने वाला टेम्परेचर सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, यानी फ्यूज़न की प्रोसेस के लिए यूज़ कर लिया जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। यहाँ से यहाँ तक देखो, ध्यान देना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और यहाँ आने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस यानी मेल्टिंग पॉइंट पे आने के बाद व्हेन आइस स्टार्ट मेल्टिंग टेम्परेचर स्टॉप्स इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इंक्रीज करना बंद हो जाता है। इस टाइम तक इतनी इनफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई रहती है कि वो जो पार्टिकल्स हैं उन्हें अपने स्टेट से ओवरकम करने में हेल्प करती है, यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने में हेल्प करती है। और इस टाइम पे जो हीट प्रोवाइड किया गया है वो हीट क्योंकि थर्मामीटर में नहीं आई है इसलिए छुपी हुई होती है, हिडन होती है, जिसकी वजह से उसे क्या नाम दिया जाता है, लेटेंट हीट, मिट गया सॉरी, क्या नाम दिया जाता है, लेटेंट हीट। समझ में आया कि हिडन हीट क्यों है, और क्योंकि यहाँ ये जो लेटेंट हीट है ये किस लिए यूज हुई है, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी फ्यूजन की प्रोसेस करने के लिए यूज हुई है। सो दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, समझे। अब देखो, अब जब यहाँ पे पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया तो यहाँ पे ये टेम्परेचर जो होगा वो हम क्योंकि कांस्टेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर फिर इंक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है। टेम्परेचर फिर इंक्रीज करना शुरू किया गया कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। व्हेन वाटर स्टार्ट्स वेपोराइजिंग, जब वेपोराइज करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे जब तक पूरा का पूरा लिक्विड वेपोराइज नहीं कर जाएगा, जब तक पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, थर्मामीटर में टेम्परेचर शो नहीं करेगा। जबकि हम कॉन्टिन्यूअस हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हीट कहाँ गया, वो हीट जो था वो इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वो छुपा हुआ हीट है, हमें दिखाई नहीं देता, थर्मोमीटर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता, दैट्स वाई दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। और क्योंकि उस हीट को लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया गया, लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए यूज किया गया, दैट्स वाई दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ गया, लेटेंट हीट हिडन हीट होता है जो दिखाई नहीं देता। अब तब से टेम्परेचर की बात चल रही है तो टेम्परेचर को समझ लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज बेसिकली द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पार्टिकल का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ही टेम्परेचर कहलाता है। कितना ज़्यादा कोई सब्सटेंस ठंडा है या कितना ज़्यादा कोई सब्सटेंस गर्म है, यही टेम्परेचर है। बेसिकली दो स्केल्स आपके सिलेबस में दी गई हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। पहला है सेल्सियस और दूसरा है केल्विन। सेल्सियस स्केल है और केल्विन स्केल है, और भी स्केल्स होती हैं मेज़र करने के लिए, लेकिन मैं आपके सिलेबस की बात कर रही हूँ एनसीईआरटी की। तो यहाँ पे केल्विन है और सेल्सियस है। सेल्सियस जो है इसे डिग्री कैपिटल C से डिनोट किया जाता है और केल्विन जो है इसे कैपिटल K से डिनोट किया जाता है।
पिछली वीडियो में भी जब हम टेम्परेचर पढ़ रहे थे तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि केल्विन को लिखते समय डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं, सेल्सियस को लिखते समय हम डिग्री का यूज़ करते हैं। अगर इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की बात की जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर कितना केल्विन होता है? 273। तो क्वेश्चंस आते हैं, आपको डिग्री सेल्सियस में मान लो टेम्परेचर दिया हुआ है, अगर उसको केल्विन में चेंज करना है तो यू जस्ट हैव टू ऐड, ठीक है, 273 विद द गिवन डिजिट। और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको जो डिजिट दिया गया है उससे माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो रिलेशनशिप इज दैट कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपसे पूछता है कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो केल्विन में कितना होगा, तो कितना होगा? 273, क्योंकि वाटर का मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो केल्विन में वो हो जाएगा 273। सो दिस इज अबाउट टेम्परेचर। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट जो कि है इवेपोरेशन। अभी मैंने आप लोगों को बताया, जब हम इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया कि वेपोराइजेशन इज नॉट इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन सेम नहीं है। वेपोराइजेशन में हमने क्या देखा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, कब? व्हेन मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस व्हेन टेम्परेचर गोज अप। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या कहते हैं, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना वेपोराइजेशन है। अब वेपोराइजेशन जो है इसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना तब शुरू करती है जब वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। यानी अगर हम वाटर का वेपोराइजेशन का प्रोसेस आप लोगों को बताएं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो वेपोराइज करना स्टार्ट करेगा। यानी वेपोराइजेशन का प्रोसेस एट बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है, ठीक है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होता। लेकिन हम अगर बात करें इवेपोरेशन की, ठीक है, अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन इज इट इज ऑल्सो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। यानी हम बॉइलिंग पॉइंट पे अभी पहुंचे भी नहीं हैं, उसके पहले से ही अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो वो प्रोसेस किस नाम से जाना जाता है? इवेपोरेशन। अंतर समझ में आया? वेपोराइजेशन तब होगा जब बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड पहुंच चुका है, लेकिन इवेपोरेशन कब होगा? बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, समझे? अब देखो, इवेपोरेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया तो ये एक तरीके से इवेपोरेशन है, गैस में कन्वर्ट हो जाना। यहाँ पे भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और वेपोराइजेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो इस वेपोराइजेशन नहीं, इवेपोरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्हें अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि एरिया, ठीक है। सो मान लो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक एग्जांपल दिया था कि हमने कहीं जाना है, स्कूल कॉलेज फटाफट भागना है, तो हम क्या करते हैं कि ग्लास में चाय लेके आए हैं और चाय ठंडी नहीं हो रही है तो हम उसको प्लेट में डालते हैं, ठीक है, और प्लेट में डाल के हम उसको ठंडा करके तुरंत पी के निकल लेते हैं। तो ऐसा क्या हो गया? प्लेट में भी तो वो चाय ही है, बदली नहीं ना। लेकिन हुआ क्या? ग्लास प्लेट, ठीक। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। सरफेस फिनोमिना यानी कि जैसे देखो, ये इतना अमाउंट ऑफ चाय इसमें इतना रहेगा और इसमें इतना रहेगा, यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया का जो इवेपोरेशन होगा सरफेस फिनोमिना से, वो ज़्यादा तेज़ी से होगा, यानी हीट जो होगी वो ज़्यादा तेज़ी से बाहर रिलीज होगी, और जितना ज़्यादा तेज़ी से हीट बाहर जाती है उतना ज़्यादा वो सब्सटेंस ठंडा हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग मतलब जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है उतना ज़्यादा चीज़ जो होती है वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि साथ साथ इवेपोरेशन में जो हम गैसियस फॉर्म में वाटर जा रहा है वो अपने साथ क्या लेके गया? हीट लेके गया, और हीट चला गया यानी सब्सटेंस
ठंडा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सरफेस एरिया जो है वो और ज़्यादा इवेपोरेशन कराती है। सो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। सो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेशन होगा। जैसे हम कपड़े डालने जाते हैं छत पे, तो अगर हम उसे ऐसे ही मोड़ माड़ के कहीं पे भी टांग दिए तो सूखेगा जल्दी से? नहीं ना। जब हम उसे अच्छे से फैलाएंगे, पूरा अच्छा एरिया दे के फैलाएंगे, तो वो ज़्यादा तेज़ी से सूखता है। सेकेंड, विंड स्पीड। विंड स्पीड यानी हवा की गति, कितना तेजी से हवा चल रहा है। सो विंड स्पीड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। आप देखते होंगे कि विंडी डेज जो होते हैं, जब हवा ज़्यादा चलती रहती है, उस टाइम पे हमारे जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से सूखते हैं। या फिर एक बहुत कॉमन एग्जांपल ले लें, चलो थोड़ा सा रिवाइंड हो जाओ। अभी हम चाय लेके आए हैं किचन से और चाय बहुत गर्म है। हमने चाय को प्लेट में डाला, सरफेस एरिया तो बढ़ा, लेकिन साथ साथ हम उसे फूंकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने मुंह से हवा दे रहे हैं, है ना। तो विंड, जितना ज़्यादा तेज़ी से विंड जा रहा है उतना ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, यानी हीट चला जा रहा है। सो विंड स्पीड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा हवा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। तीसरा, टेम्परेचर। टेम्परेचर is also directly proportional to evaporation. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। धूप रहती है तो ज़्यादा तेज़ी से कपड़े सूखते हैं, और क्या कहते हैं वो, जब छाँव हो जाती है या फिर हम देखते हैं कि ठंडी के मौसम में जब धूप ज़्यादा नहीं निकलती है तो टेम्परेचर इवेपोरेशन उतना ही स्लो हो जाता है, उसका रेट ऑफ जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत घट जाता है। सो टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज व्हाट? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वही ह्यूमिडिटी होता है। सो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज नॉट डायरेक्टली, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना कम इवेपोरेशन होगा। देखो बारिश के टाइम पे हमें पूरा इन्वायरमेंट मॉइस्चर वाला फील होता है, हर जगह लगता है गीलापन है। तो वहाँ पे क्या होता है, जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उतना ही इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कम होता है। सो ह्यूमिडिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। और इस टॉपिक के साथ आपका पूरा चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग ख़त्म होता है। ये एक समरी क्लास थी जिसमें मैंने आप लोगों को क्विक तो नहीं था, हाँ लेकिन क्विक तरीके से बताया कि पूरा चैप्टर क्या कंटेन करता है। अगर कोई पॉइंट यहाँ छूटी है तो जो भी मैंने पहले जो सारी वीडियोस डाली हैं वहाँ पे आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आपको कोई डाउट होता है, साथ में यहाँ पे भी कोई डाउट होता है, तो कमेंट सेक्शन में उसे पूरे तरीके से आप फ्री है पूछने के लिए, मैं सारे आंसर्स दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए जितना करें। थैंक यू सो मच।